नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। आज बात चुनावी रेवड़ी पर होती सियासत की। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अपनी प्रेस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक तरफ तो ये आरोप लगाया कि कांग्रेस कोई लोकहित का काम करती है तो उसे बीजेपी जो है रेवड़ी कह देती है, जबकि बीजेपी खुद रबड़ी बांट रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने सॉफ्ट हिंदुत्व से लेकर अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म के अनुयायियों की बुराई करते हैं। भाजपा धर्म के नाम पर गलत राजनीति कर लोगों को ठग रही है। सुप्रिया ने भी कहा कि कांग्रेस धर्म को चरितार्थ करती है, लेकिन भाजपा ध्रुवीकरण करके वोट लेने की कोशिश करती है। सुप्रिया के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए कांग्रेस के किसी काम को हम रेवड़ी नहीं मानते हैं। जुमलेबाजी भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस करती है। कांग्रेस धार्मिक कार्यों का उल्लेख करके भाजपा को जवाब देने की कोशिश कर रही है या फिर नया मुद्दा तैयार कर रही है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बारिश नई नई है, चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है। हमने रेवड़ी कभी नहीं माना है, रेवड़ी नहीं माना है। आपने जो जन घोषणा पत्र में किसानों के लिए वादा तो किया, आपने पिछले बार भी जुमलेबाजी की। किसानों के आपने जो अल्पकालीन ऋण है उसी को माफ किया, दीर्घकालीन ऋण माफ नहीं किया। और फिर से आप किसानों के बीच जुमलेबाजी लेके जा रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आप किसानों के लिए किस हद तक ऋण माफ करना चाहते हैं, इसका जवाब दें। चलिए, इसी के साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी मैं प्रवीण जी। रेवड़ियों को लेकर लगातार जो है आपकी पार्टी हमलावर रही है कांग्रेस पर। कांग्रेस के नेताओं का कहना है क्या है ये रेवड़ी, आपके पास मुद्दे नहीं, आप कुछ भी जो है मुद्दे लेकर आ जाते हैं। रेवड़ियाँ उन्हें समझाइए क्या है। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों नमस्कार। धन्य अमित जी, और आपको नमस्कार। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा कि रेवड़ी बाट भले रहे हैं लेकिन रबड़ी खा रहे हैं केवल कांग्रेसी। इस प्रकार इन्होंने 2100 करोड़ का शराब घोटाला किया, कोयले का घोटाला किया, और जो है चाहे बात करूं चाहे पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, अनेक प्रकार के घोटाले करके जनता की जो मूलभूत कमाई है उसको अपनी जेब में डाला। जनता का जो अधिकार है उनको देना चाहिए था, लेकिन उनको अधिकार उनसे वंचित कर दिया। चाहे वो पानी के अधिकार की बात करूं, बिजली के आवाज की बात करूं, या मैं बात करूं कि अन्य जितने भी अधिकार है, बिजली, पानी, आवास। और देखिए, मैं प्रमाणित रूप से कह सकता हूं कि ये अधिकार उनको नहीं मिले, और इस प्रामाणिकता को आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने पुख्ता किया है, जिन्हें पंचायत विभाग से 16 जुलाई 2022 को त्याग पत्र देकर कहा कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों का घर नहीं बना, 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। अधिक जनता का अधिकार है कि उसको सुरक्षा का अधिकार मिले, लेकिन जिस प्रकार एडिशनल एसपी कार्यालय के नीचे नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार होता है और शहर में या पूरे प्रदेश में जिस प्रकार अपराध बढ़ता है, जनता जानती है कि प्रदेश जो है अराजकता की ओर बढ़ चुका है। शासन के नाम पर मिलता है, शासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल अराजकता है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। चाहे शराब घोटाला हो, चाहे गोठान घोटाला। सनातन के विरोधी तो वही है, लेकिन जिस प्रकार सनातन के धर्म का विरोध करने वाले, गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। ठीक है अमित श्रीवास्तव लाइन में बैठा हूँ। ठीक है श्रीवास्तव जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा। रेवड़ियों को लेकर आपकी पार्टी भी जानना चाह रही थी। ये रेवड़ियां गिना दी उन्होंने। वो कह रही है कि बस आप चुनाव आते हैं तो घोषणाएं कर देते हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाता है।
स्मिता जी, अब मुझे कहना है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से कि जो काम अब मैं गिनाऊंगा उससे वो रेवड़ी मानते हैं और कि नहीं मानते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और मैं बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बातों पे भी वो बीच में टिप्पणी नहीं करेंगे। जी देखिए, जब छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 4.5 सालों से जो हमने काम किए हैं और यहाँ पर जो जनता का प्यार और आशीर्वाद लगातार हमें मिला, चाहे वो उपचुनाव हो, 5 उपचुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लगातार हमें प्रदेश की जनता ने जिताया। और आपको एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि 40 लाख जब गरीबी रेखा की से हम ऊपर लोगों को लाते हैं तो क्या उसे ये रेवड़ी मानते? 44 लाख परिवारों का बिजली बिल हाफ होता है, 4000 करोड़ का उनको फायदा मिलता है, तो भाजपा के सम्मानित नेतागण को क्यों तकलीफ होती है मुझे समझ में नहीं आता। 6.5 लाख किसानों को जब 10,200 करोड़ का निःशुल्क बिजली दी जाती है तो क्या उसे रेवड़ी मानते हैं? 85,000 नौकरियां दी जाती हैं और 5 लाख रोजगार नए बनाए जाते हैं, उसको क्या ये रेवड़ी मानते हैं? 5 लाख रोजगार जो नए सृजन किया जा रहा है उसे क्या रेवड़ी मानते हैं? उसी प्रकार से देखिए, लगातार जब हम किसान भाइयों के लिए जब हम कह रहे थे कि हम सबसे ज्यादा उनका एमएसपी पे ध्यान देंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमने कहा 2500 रुपए में लेंगे और उसके बाद इन्होंने जो हर्डल्स पैदा किए, जो सौतेला व्यवहार किया, इसको ये सब कुछ रेवड़ी कहते हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, और एक भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता एक चैनल पे मुझसे डिबेट में कह रहे थे कि आप लोग कर्ज लेके रेवड़ी बांटते हो। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर किसान भाइयों को अगर उनकी मेहनत का उनकी उचित मूल्य अगर उसको मिलता है, उसे ये रेवड़ी कहते हैं, उसे देना, तो हम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कर्ज लेंगे और अगर उसे रेवड़ी मानते हैं तो ये उनका आउटलुक है। कर्ज आप तो ले लेते हैं, मगर फिर उसकी वसूली भी तो जनता से ही करते हैं ना सर। देखिए स्मिता जी, में बढ़ोतरी करके। जी स्मिता जी, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि जब हम जब इस पे कार्य करते हैं तो आपने कहा कि कर्ज तो जनता पे जाता है। जब मोदी सरकार आई थी तो 50,000 करोड़ रुपए कर्ज था, है ना, और आज 1,55,000 करोड़ रुपए कर्ज है। तो आज जब आप अगर करते हैं तो सही है और हम करते हैं तो आप उसे रेवड़ी कहते हैं। जब आप अडानी करोड़ रुपए माफ करते हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस का ये भी कहना है कि वो आप रेवड़ियों का आरोप उन पर लगा रहे हैं, मगर आप भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को रबड़ी बांटते हैं। देखिए, रबड़ी को मैं बताया कि जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी जेब में डालने का काम इन्होंने किया। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया कर्ज का। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने केवल 5 साल में 55,000 करोड़ का लोन लिया और अभी वर्तमान में टोटल की बात करें तो 82,000 करोड़ का लोन है, इसमें 55,000 केवल इन्होंने लिया है। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, पूरी चुनौती देता हूं कि 55,000 करोड़ में केवल अल्पकालीन ऋण की बात करूं तो 9,000 करोड़ ही आपने जो है माफ किया, तो बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा आपका आला कमान लेकर चला गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम पर तो कुछ भी नहीं हुआ। ना रोड बना है, ना कॉलेज बना है, ना कहीं पे बिजली आई। जिस प्रकार पहले जो स्टेट पावर सरप्लस स्टेट था उसको आपने पावर डेफिसिट स्टेट कर दिया। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। आपने रंग रोगन करके पुराने स्कूल को आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिया, लेकिन नई बिल्डिंग कितनी बनी नहीं बता पा रहे। नए कॉलेजेस कितने खोले आपने सरकारी अस्पताल कितने खोले, उसकी कोई संख्या नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिस प्रकार पूरे देश ने देखा विस्तार करने वाली घटना कि युवाओं को अपनी मांगों को मनवाने के लिए नग्न होना पड़ जाता है, ये सर्वसार घटना है। महिलाओं को अपने केस कटवाने पड़ जाते हैं, ये प्रमाणित करता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, कब होगा नियमितकरण? आपने कहा था शराबबंदी होगी, कब होगा शराबबंदी? मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में आप पट्टा देंगे, घर बनाकर देंगे, जवाब ले लेंगे। कितने लोगों को घर दिया आपने? आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, 700 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए गए और 7 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 11 हो गए, 3 निजी कॉलेज हैं, 4 और खुलने वाले। एमबीबीएस की सीट हमने दुगनी कर दी। कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार हम किया, रामपथ गमन हम बना रहे हैं। कुछ किसान आज खुशहाल है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, गांव गरीब आदिवासी गौ माता और किसान के अच्छे दिन आ गए। यही तो पसंद नहीं आ रहा है स्मिता जी। ठीक है। अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अवधेश जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अलग सी मिठास यहाँ आ गई है। रेवड़ी रबड़ी को लेकर सियासत हो रही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मिठास किसी की भी हो, ज्यादा हो जाती है तो तकलीफ हो जाती है। आप क्या कहेंगे इस पर? एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि कोई भी चीज जो हो उसका एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है और
उस लिमिट को क्रॉस करने में जो है सो फिर वो नुकसानदेह कई बार देखने को मिलता है। जहां तक ये सवाल है कि मैं दोनों प्रवक्ताओं का डिबेट सुन रहा था, मैं और काफी जिज्ञासा से मैं काफी सुन रहा था, दोनों ने काफी अच्छे पॉइंट्स रखे थे। देखिए सुष्मिता जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आप रेवड़ी कहें या रबड़ी कहें, कुल मिला के कि कितना पैसा आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया प्रोजेक्ट के नाम पर और उसमें से कितना पैसा लोगों तक पहुंचा। और उससे ये सर्टिफिकेशन तब होता है जब ऑडिट होता है। आप देखेंगे कि ऑडिट जो है, जो भी सत्ता में सरकारें रही हैं, वो ऑडिट जो है सो 5-5 साल, मतलब 4-4 साल, 3-3 साल, 8-8 साल पुराना ऑडिट्स हो रहा है। तो मतलब सरकार बन के चली गई या सरकार खत्म होने वाली है, उसके बाद जो ऑडिट आता है। तो ये तो इसी के कारण जो है कि ये इसको लेकर जो है सो सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि हर एक पार्टी जो है अपनी अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर रखी है, लेकिन कुछ एक चीज को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक फार्म का सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्री का सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर जो है सो आपको जो है सो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, फार्म सेक्टर जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट और तमाम चीजें देता है। लेकिन इन सारी चीजों में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भी वेवर आप दे रहे हैं, उस वेवर का आउटकम क्या मिल रहा है, कितने लोगों को मिला है ना। कई बार आप जो फार्म लोन वेवर दिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 250 रुपया का माफ हुआ, लेकिन जब आप होल में देखते हैं तो एक बड़ा सा अमाउंट दिखता है। उसी टाइप से जो कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, वो कॉर्पोरेट के लोगों ने कितना टैक्स इवेजन किया, उसके बदले आपको आउटकम क्या मिला। क्योंकि डेफिनेटली जो आउटकम होना चाहिए जब रेवेन्यू रहेगा सरकार के पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होना, मतलब विकास का सीधा मतलब होता है कि जो पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक सर्विस है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए। और दुर्भाग्य यही है कि इसमें इन्वेस्ट भी होता है, लेकिन क्वालिटी जो होना चाहिए वो नहीं मिलता है, और जिसके कारण ये तमाम तरह की आप चीजें देख रहे हैं। और इसके रिजल्ट्स भी हमें अवधेश जी दिखाई नहीं देते हैं। जनता के विकास के तौर पर हमें रिजल्ट्स देखने होते हैं, मगर वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देते। प्रवीण जी, रेवड़ियां आपने यहाँ पर कांग्रेस की तो गिनवा दी, मगर देश में कई राज्यों में आपकी सरकार है, तो क्या वहां आपने रेवड़ियां नहीं बांटी? मध्य प्रदेश का ही एग्जाम्पल दे दूं, चुनाव नजदीक है, कितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रमुख घोषणा इस सरकार की थी शराबबंदी के विषय पर, ये उस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे? भाई, जो अधिकार होना चाहिए था, ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ जी, अनियमित कर्मचारियों को जो नियमित करने की मांग उठ रही है, और इन्हें बकायदा आपने जन घोषणा पत्र में कहा था, उस विषय पर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। देखिए, मैं आंकड़ों की बात करता हूं, ये प्रमाणिक डेटा है जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है कि किस प्रकार प्रदेश में अराजकता बढ़ चुकी है। जुए हो, सट्टे हो, ठगी हो, चाहे अवैध शराब के प्रकरण निश्चित रूप से दुगने हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो अवैध शराब का प्रकरण पहले जो 21,000 था, वो जून 23 तक जो बढ़कर 31,000 हो चुका है। तो सरकार के संरक्षण में निश्चित रूप से प्रकरण तो बढ़ रहे हैं। सरकार आंख मूंदकर बैठी हुई है। जिस प्रकार शहर में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे एक नाबालिग 6 माह की बालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये प्रमाणित करता है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार की पट्टी बांधकर बैठी हुई है। इनको विकास का काम नहीं करना, केवल भ्रष्टाचार का काम करना है। महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से उन्होंने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे मैं बात करता हूं पीएससी घोटाले पर, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर दी और नियुक्ति को रोक कर दी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि 18 लोग की नियुक्ति महज सहयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं के पुत्र या बड़े अधिकारियों के पुत्र है, कि कोई सहयोग नहीं हो सकता। सोचा समझा प्रयोग है। तो चाहे वो युवाओं की बात करूं, चाहे महिलाओं की बात करूं, चाहे बुजुर्गों की बात करूं, किसी वर्ग को उन्होंने न्याय नहीं दिया। जिस प्रकार मैं बात करता हूं, अल्पकालीन ऋण की माफी की बात करता हूं, राष्ट्रीयकृत बैंक का इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। मान लीजिए किसी किसान ने एसबीआई से अगर केसीसी के माध्यम से खाद या अन्य चीजों के लिए लोन लिया, तो वो तो इस भ्रम में था कि उसका कर्जा माफ होगा, लेकिन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ये लोग केवल झूठ की पराकाष्ठा है, झूठों का पुलिंदा है। कुल मिलाकर प्रवीण जी का कहना है कि आपके जो पुराने वादे थे शराबबंदी, संविदा कर्मचारियों को लेकर, वो आपने पूरे नहीं करे और आप अब नए वादों पर जो है बातें कर रहे हैं। देखिए, लगातार आपने जो भी प्रश्न किए, शायद मुझे लगता है प्रवीण जी ने उसका उत्तर सीधा सीधा देना माकूल उनको नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने नहीं दिया।
मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से अभी आप प्रश्न कर रही थी और वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता जब कहती है भूपेश है तो भरोसा है, और जो छत्तीसगढ़ जो अब तरक्की का गढ़ बन गया है, और जो छत्तीसगढ़ जो मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, यही पीड़ा, तकलीफ और वेदना बीजेपी के लोगों को है। और आपने ठीक कहा कि जब ये मध्य प्रदेश में बांटते हैं, अगर पूरे देश में ये कहते हैं, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है कि एक तरफ ये कुछ करते हैं, दूसरी तरफ उसी का विरोध करते हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, ना इनके पास नीति है, नियत है, और छत्तीसगढ़ में तो इनके पास नेता भी नहीं है। ये कहते हैं इनके प्रभारी आके कि मोदी जी पे चुनाव लड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि आप लड़ लीजिए ना साहब, हो जाए इस बार दो हाथ, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल। अब छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या है, मैंने जैसा कहा कि किसान समृद्ध किसान। छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या है, बिजली बिल हाफ। छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या है, 2500 से 4000 वनोपज की उपार्जन करने वाले लेने वाले लोगों को 2500 से 4000 हमने किया। लगातार आप देखेंगे ऐसे अनगिनत योजनाएं, चाहे नरवा गरवा गुड़िया बारी के बारी माध्यम से हो। छत्तीसगढ़ जब चौमुखी विकास हो रहा है, समृद्ध और खुशहाल हो रहा है, तो बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके करे क्या। और एन चुनाव में अपनी 4.5 साल तो ये गायब रहे, लेकिन अब चुनाव के बेरा में जिस प्रकार से ये बाहर आए और जिस प्रकार का ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन 4.5 सालों में क्योंकि जनता से दूर रहे और जनमानस ने इन्हें काफी दूर भी कर दिया है, और शायद अगर अच्छा काम ये करते 15 साल बेमिसाल जनता इन्हें 14 सीटों में लाके नहीं छोड़ती। तो ये इनको खुद पता है, और दूसरा इनके कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इन्होंने पिछले बार कहा था 56 लाख हमारे मिस्ड कॉल से कार्यकर्ता है, जब वोट पड़ा तो 38 लाख। मतलब बाकी आपके कार्यकर्ता ने आपको वोट दिया ही नहीं, आपको इस काबिल ही नहीं समझा। और इसीलिए मैं कहता हूँ इनका कार्यकर्ता रूस्ट है और जनता इनके साथ है नहीं, जनमानस से कोसों दूर है। और मैं फिर इसीलिए कहता हूँ कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो आज इनके पास ना तो कार्यकर्ता है, ना जनता इनके साथ है। तो ये अब उलूल जुलूल आरोप लगाना, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका विश्वास है नहीं चुनी हुई सरकारों को, जैसे मध्य प्रदेश प्रवीण जी, कुल मिलाकर जनता ने जो है कांग्रेस पर भरोसा किया उनके वादों को लेकर, और कुल मिलाकर जनता यहाँ पर सेटिस्फाइड भी नजर आ रही, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जमीनी स्तर पर काम करते हैं, निचले स्तर के लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके लिए योजनाएं लाते हैं, तो कुल मिलाकर वो वर्ग भी अपने आप को डेवलप्ड फील कर रहा है। जैसे कि आंकड़े भी बताते हैं कि 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो इन्हें आप भी एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ये भी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। इसका अर्थ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चहुमुखी विकास नहीं, चहुमुखी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। चाहे पीएससी की बात करूं, चाहे केबीसी क्षेत्र की बात करूं। आपने जो प्रश्न उठाया बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूं कि 40 लाख जो गरीबी रेखा से आए हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो केंद्र की नीतियों का है। केंद्र की नीति के चलते, डीबीटी के चलते जो पैसा केंद्र भेजता है वो हितग्राही के खाते में 1 रुपए का बराबर 1 रुपए ही पहुंचता है। आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने स्वीकार किया था कि 1 रुपए जब भेजते थे तो 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था और केवल 15 पैसा हितग्राही के पास पहुंचता था। इसलिए जो है हमारी सरकार ने डीबीटी की योजना लाई, इसलिए पूरा पैसा हितग्राही के पास पहुंच रहा है, इसलिए वो निश्चित रूप से गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने कहा था कि भाई आप 10 लाख लोगों युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने नहीं दिया। अब बमुश्किल आपने 1 लाख लोगों को दिया, वो भी कब से? इस अप्रैल से। आपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि अब शुरुआत से देंगे। हमारे सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने के कारण आपको मजबूरन देना पड़ रहा। ये प्रमाणित करता है कि सरकार तो कोई काम नहीं कर रही है। मैंने पूछा कितने सड़क बनाए, कितने पुल बनाए, आप एक काम नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान केवल भ्रष्टाचार करने में था। आपके सारा सरकार जो है पूरी आपकी सरकार ने कितनी सड़कें बनाई, आप आपकी सरकार के बता दीजिए कितने पुल बनाए। बिल्कुल मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैं आपको पूरे बताता हूँ कि हमने कितने सड़कें बताई। देखिए हमारे समय में देखिए जो पंचायतों में आरक्षण पहले 33 था, वो 50% हो गया। सड़क की बात करें, मैं तो सड़क बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पहले 1072 किलोमीटर था, वो बढ़कर 22,000 हो चुका। कुल सड़कें जो पहले 29,000 थी, उसको हमने जनता ने क्यों नकारा? आप जब इतना विकास कर रहे थे, आप जब इतने वादे कर रहे थे, फिर भी 15 साल के शासन के बाद जनता को कुछ तो लगा होगा ना प्रवीण जी? यही तो लोकतंत्र की गरिमा है कि वही तो बोल रहा हूँ।
यही लोकतंत्र की गरिमा है। लेकिन हमने लोकतंत्र की गरिमा को स्वीकार किया, हमने नहीं कहा कि ईवीएम पे दोष नहीं दिया। जिस प्रकार ये लोग अगर जीते तो जीत है और ये लोग अगर हारे तो ईवीएम पर दोष बढ़ते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने जनता के जनादेश को स्वीकारा। लेकिन जो आने वाले बहुत समय में बड़ा भी जनता जनादेश सब इनको कुछ मिला, कर देगी। अवधेश जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट हमने देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इन रेवड़ियों वाली बात पर टिप्पणी की, घातक बताया ऐसे, और केंद्र और राज्य की सरकारों को एक गाइडलाइन सेट करने को बोला। क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव आते हैं तो राज्यों में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, मगर उनका कोई रोड मैप नहीं होता, उसको लेकर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, बस बातें होती है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ओर से कह सकता है, और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाता है जब इस प्रकार की घोषणाएं कर दी जाती है और काम कुछ नहीं होते। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें काफी हद तक जो है जनता से मुद्दे पर जो है सो बहुत सारे प्रॉमिस करने का अधिकार भी देती है। लेकिन उनका फैक्चुअल ग्राउंड की जो बात कहें तो सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन की ओर से ये स्टेप लिया जाए, या फिर जो है सो आपको जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस लेके आए, या फिर जो है सो सिविल सोसाइटी ग्रुप एक प्रेशर बनाए, ताकि व्हाइट पेपर, हर एक सरकार जब काम करती है तो एक व्हाइट पेपर होता है जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बहुत ज्यादा मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो सामने रख दिया जाए तो वो जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसका पोल भी खुल जाएगा और जनता को भी समझ में आ जाएगी कि ये सरकार या फलाना पार्टी कहाँ पर हमको घुमा रही है और ये क्या हो सकता है और क्या संभव नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और जनता, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि जनता समझदार है। जिस प्रकार से प्रवीण जी ने भी अपने काम गिना, अमित जी भी अपने काम बता रहे थे, तो जनता को दिखता है कि उनके लिए क्या कुछ काम होता है। अमित जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने भी रबड़ी को लेकर जो है पार्टी पर तंज कसा, बीजेपी पर। क्या आपके शासन में उद्योगपतियों को जो है हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस नहीं होती थी? क्योंकि बिना उद्योगपतियों के तो अर्थव्यवस्था की परिकल्पना करना ही मुश्किल है। तो आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छा प्रश्न करती हैं और आपको इसके लिए साधुवाद। देखिए, आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, हम उद्योगपतियों की विरोधी नहीं है। हमने तो आर्थिक नीति लाई है 2019 से 24 की। हमने यहाँ पर आर्थिक औद्योगिक नीति हमने बनाई, और जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि हम तो चाहते हैं कि चौमुखी छत्तीसगढ़ का विकास हो और इसमें उन 2 करोड़ 80 लाख लोगों की सहभागिता हो। लेकिन आप बताइए कि आज जिस प्रकार से देश में चल रहा है, जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है, 2 लोग खरीदने वाले और 2 लोग बेचने वाले, तो क्या 2 लोगों का ही उत्थान होना चाहिए? 2 लोग ही आगे बढ़ना चाहिए? हम तो चाह रहे छत्तीसगढ़ का हर व्यापारी आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का हर व्यापार करने वाला भाई आगे बढ़े। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो समानता सब में होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचा रहे, रबड़ी आप बांट रहे, और अगर गरीब किसान, अगर हमारे गरीब आदिवासी भाइयों की अगर सरकार मदद करना चाहती होगी, अगर हमारे किसान भाइयों की मदद कर रही है सरकार, अगर यहाँ पर जो जिनको रिक्वायरमेंट है अगर उसको सरकार अगर उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, तो आप उसे रेवड़ी कहते हैं। ये दिस इज नॉट फेयर। ये लोकतंत्र में कहीं भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से आपका दोहरा चरित्र है, आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों को काम कर रहे हैं, आप उन्हें एयरपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है श्रीवास्तव जी, ये तो जनता ही फैसला करेगी कि किस पर उनको भरोसा करना है, और अगर आपकी पार्टी ने वाकई उनके लिए काम किया है तो उसका परिणाम भी आपको आगामी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग सी मिठास आ गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर रेवड़ी रबड़ी बांटने का आरोप यहां पर लगा रही है। अब देखना खास होगा कि जनता जो है किसके पक्ष में आने वाले समय में वोट करती है, क्योंकि आरोप जो है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर लगा रही है। तो ये जनता के ऊपर ही है कि किस पर वो अपना जनाधार देती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।